हेलो स्टूडेंट्स, आरंभ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश आपके सामने उपस्थित हूँ साइंस के एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, एक बहुत हद तक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन भी देखेंगे जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? फोटोग्राफ का जो प्लेट होता है उसको काले कागज से क्यों ढकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, काला कागज जो होता है वो लाइट का क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर नहीं होता है, एक गुड रिफ्लेक्टर जो परावर्तित कर दे किरण को, वैसा नहीं होता है। वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो लाइट को जब वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, परावर्तित नहीं करेगा, तो लाइट कहीं नहीं जाएगा। तो होता क्या है, मतलब लाइट उस पर आकर वहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फोटोग्राफ का जो प्लेट होता है वो जान रहे हैं आप कि उसमें AGBR यूज होता है। उसमें क्या होता है, AGBR का यूज होता है। और ये लाइट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील होता है लाइट के प्रति। तो लाइट के प्रति संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग ब्लैक पेपर से इसलिए ढक देते हैं कि आने वाले जो लाइट्स हैं वो यहीं तक टकराने के बाद सीमित रह जाए, वो रिफ्लेक्ट ना हो और वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित ना करे। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित मतलब AGBR तक अगर लाइट पहुंचेगा तो ये लाइट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है, ये उसका एक गलत इमेज क्या करेगा, शो कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा है, प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। बिल्कुल सही लिखा है। फोटोग्राफिक प्लेट में ये क्या करेगा, तो लाइट को रोक रखेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसके वजह से AGBR जो है वो सेफ रह जाएगा, वहाँ तक लाइट नहीं पहुँचेगा। यही ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है, ग्रुप है, उसका तत्व क्या कहलाता है? सामान्य तत्व, क्षार धातु, संक्रमण तत्व, लैंथेनाइड्स। तो ध्यान दीजिए, उसे क्या बोलते हैं, क्षार धातु। क्षार धातु फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट को। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, इतना एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन को यहाँ पे हम लोग नहीं रख रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में फ्रांसियम जो है जो रेडियो सक्रिय धातु है। ये क्या है, रेडियो सक्रिय धातु। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन सब को क्या कहा जाता है, क्षार धातु। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, क्षार धातु। अल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। अल्केन का प्रतिनिधित्व, एन लिखा हुआ है, देखिए अल्केन, एल्केनो, एल्केनो मतलब प्लुरल है, अल्केनो। तो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, 3 हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे भेद होता है। तो अल्केन जो होता है, इसका जो सामान्य फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन जो है ना वो दुगना से 2 अधिक होगा। 4 दूनी 8 और 2 कितना, 10। C4H10, C4H10 कैसे लिखाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी C यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इस तरह से, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ब्यूटेन। ये क्या है, ब्यूटेन। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे कि ये अल्केन है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड रहता तो अल्कीन होता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। मतलब कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितना रहेगा, दुगना से 2 अधिक। 4 दूनी 8 और 2 10। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, CnH2n। नहीं, ये नहीं होगा। CnH2n-1 नहीं, CnH2n+1, CnH2n+2, यानी ऑप्शन सी है। इसको ऐसे लिखा रहना चाहिए, CnH2n+2, ऐसे है ना, ये हाइड्रोजन का दुगना है। खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है।
खाद्य संरक्षण में प्रिजर्वेटिव के तौर पे उस खराब ना हो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? तो याद कीजिए, उसमें लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये क्या है? बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है, C डबल बॉन्ड O माइनस और Na+। ये देखिए है सोडियम बेंजोएट। तो ये बनता कैसे है? तो ये बनता है बेंजोइक एसिड से। कैसे बनता है? बेंजोइक एसिड से। ये क्या है? एक लवण है। सोडियम बेंजोएट क्या है? एक लवण है। और ये बनता कैसे है? जब बेंजोइक एसिड, ये देखिए बेंजोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, जब बेंजोइक एसिड NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? ये एसिड है, ये बेस है। ये क्या है? बेस यानी क्षार, और ये क्या है? एसिड। तो एसिड और बेस जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम बेंजोएट, यानी ये लवण बनाएगा। तो सोडियम बेंजोएट जो है उसका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग मटेरियल बेंजोइक एसिड से है, इसलिए बेंजोइक एसिड यहाँ दिया है। तो यही, अगर सोडियम बेंजोएट दिया हुआ रहता तो और ज़्यादा अच्छा था, डायरेक्ट वही सॉल्ट के बारे में बताता, लवण के बारे में। लेकिन यहाँ लवण के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए बेंजोइक एसिड ही टिक करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। कौन हैलोजन सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है? लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर ये हैलोजन क्या होता है? हैलोजन किसे कहते हैं? तो 17वें ग्रुप में, 17वें समूह में, यानी मॉडर्न प्रिडिक्टेबल आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी लिखने का मतलब क्या हो रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में जो 17वें समूह में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हैलोजन। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हालांकि कुछ इसके और भी इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन चलिए अगर एक नॉर्मल वे में पूछा जाए तो फ्लोरीन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है? तो हीलियम। हीलियम का उपयोग हम लोग नाभिकीय विखंडन में नहीं करते हैं। नाभिकीय विखंडन किसका होता है? सिंपल सा बात, जिसका न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल है, हैवी है, बड़ा है। तो ये सब जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो हीलियम जो है ये क्या होता है? ये छोटा सा स्टेबल है, इसलिए इसका न्यूक्लियस जो है वो नहीं टूटता है, इसका विखंडन में भाग नहीं लेता है। देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने की है, जोसेफ प्रिस्टले। निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है। सबसे हल्का कौन सा गैस होगा? तो सिंपल सा बात है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐसे भी आप देखिए तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट क्या है? सबसे कम, H2, इसका होगा 2। नाइट्रोजन N2, तो इसका होगा 28, 14 × 2 28। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 12 + 32। कैसे कर रहे हैं? मोलिकुलर वेट सबका जोड़ रहे हैं, द्रव्यमान संख्या या परमाणु संहति। ऑक्सीजन का कितना होगा? O2, तो होगा 32। तो हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे हल्का गैस होता है, इसीलिए पता है ये एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। जो निचले वातावरण में, निचले लेयर में जो गैसेस हैं उसमें आप हाइड्रोजन का कंपोजिशन देखेंगे तो नहीं होगा। हाइड्रोजन जो है बहुत ही लाइट गैस होता है, बहुत हल्का होता है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, रसायन शास्त्री, जीव विज्ञानी या भौतिक शास्त्री? तो क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। इनका बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स के क्षेत्र में। आप जब डिटेल्स में फिजिक्स में पढ़ते हैं तो बहुत सारे इनके जो प्रयास हैं वो, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनके द्वारा जो दिए गए हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक फिजिसिस्ट थे, यानी भौतिक शास्त्री थे। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ। पृथ्वी में उपलब्ध मतलब है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध। पृथ्वी में उपलब्ध मतलब क्या है? प्राकृतिक रूप से उपलब्ध। तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सबसे हार्ड जो है ना वो क्या होता है? हीरा। सबसे हार्ड क्या होता है? हीरा। डायमंड, ये क्या है? ये एलोट्रॉप है कार्बन का। इसमें एक कार्बन कितना कार्बन से बंधा हुआ होता है? 4 कार्बन से। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। शेप क्या होता है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो डायमंड जो है सबसे हार्ड मटेरियल जो नेचुरली प्राप्त होता है पृथ्वी से, वो है ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होने के कारण ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स
परिवर्तन करता है। क्या करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में क्या होता है? ऊर्ध्वपातन मतलब आप सब्लिमेशन की चर्चा कर रहे हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन में तो आप जानते ही हैं, जहां सब्लिमेशन की बात आती है तो आपके दिमाग में यही आता है। क्या आता है दिमाग में? कि सॉलिड को अगर गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट क्या बनेगा? गैस। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? तो एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? तो कपूर, नेप्थालीन, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, है ना, शुष्क बर्फ etc। तो ये सब जो है ना कुछ सॉलिड, जो उदात्त सॉलिड होता है, ये ऊर्ध्वपातन शो करने वाला ठोस होता है। इसको अगर आप गर्म करेंगे तो ये डायरेक्टली कहाँ बदलेगा? तो ये डायरेक्टली बदलेगा किस में? गैस में। ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाती है। ये अवस्था होगा। ठोस अवस्था जो है उससे डायरेक्ट किस में आ जाता है? गैस अवस्था में। तो यही तो होता है ऊर्ध्वपातन में। गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ठोस अवस्था में आ जाती है। नहीं, ये नहीं होगा। ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है। नहीं, गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होकर ठोस अवस्था में नहीं। इसमें क्या होता है? ठोस जो है, वो ऑप्शन देख रहे थे कि क्या क्या दे सकता है, तो ठोस अवस्था से डायरेक्टली क्या किस में जाएगा? गैस में। ठोस को गर्म कीजिए, गैस बनेगा। जैसे ड्राई आइस, शुष्क बर्फ को जब आप गर्म करते हैं तो शुष्क बर्फ जो है वो क्या होता है? ठोस होता है। गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा? सीधे गैस बनेगा, CO2 का। सभी नोबल गैस अणु हैं एक परमाणु। हाँ, एक परमाणु अणु है। मतलब क्या हुआ? नहीं समझे? नोबल गैस किसे कहते हैं पहले वो समझिए। नोबल गैस जो है ना, जैसे देखिए यहाँ लिखा है सभी नोबल गैस अणु है तो एक परमाणु। तो यहाँ से तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे दो पॉइंट है कि एक परमाणु क्या होता है, नोबल गैस क्या होता है। आप बोल रहे हैं कि नोबल गैस ऐसा अणु है जो एक परमाणु होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले आप ये समझिए कि नोबल गैस क्या होता है, इसके बारे में इसका प्रॉपर्टी पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। नोबल गैस जो है ना वो 18वें समूह का तत्व है, जिसमें कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यही है। जिसमें कि रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडॉन क्या है? रेडियो सक्रिय। अब इसमें जितने भी गैस हैं ये सारे गैसेस फेज में होते हैं। ये जितने भी तत्व हैं सब के सब गैस होते हैं। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। और सभी गैस वायुमंडल में या जहाँ भी होगा अकेला ही रहता है। मतलब हीलियम है तो हीलियम का ही एक एटम रहेगा। नियॉन है तो ये नियॉन का ही एक एटम रहेगा, अकेला रहता है। तो आप बोलेंगे सर अकेला मतलब क्या हुआ? नहीं समझे। कौन ऐसा है जो अकेला नहीं रहता है? जैसे O2 लीजिए, ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अकेला नहीं रहता है, ये O2 के फॉर्म में रहता है। मतलब दो ऑक्सीजन एटम बंधा हुआ होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड से, द्विसहसंयोजक बंधन से बंधा हुआ होता है ऑक्सीजन, और ये अकेला नहीं होता। तो इसको कहेंगे ना कि ऑक्सीजन जो है वो दो एटम है ना इसमें ऑक्सीजन के अणु में, और ये ऑक्सीजन का अणु है। देखिए बढ़िया से समझिए, अच्छे से समझिए। ऑक्सीजन का अणु है क्या? O2, जिसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विपरमाणु। द्विपरमाणु में कौन हो जाएगा? Cl2, O2, H2, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? द्विपरमाणु। ओजोन अगर लेंगे तो त्रिपरमाणु, O3 त्रिपरमाणु है, क्योंकि ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु है ऑक्सीजन का। उसी तरह से एक परमाणु किसे कहेंगे? हीलियम। हीलियम अकेला रहता है, He2 नहीं होता, He रहता है हीलियम, तो हम इसे एक परमाणु कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं परमाणु गोलाकार होता है, इसके केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में क्या क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो ऑर्बिट में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो ऑर्बिट में घूमते रहता है, यानी कक्षा में घूमते रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है।
वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन। सिंपल सा बात, आप जानते हैं 78% है बाई वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से। वॉल्यूम मतलब क्या? आयतन के हिसाब से। आयतन मतलब ये हुआ कि अगर 100 लीटर एयर लेंगे ना तो उसमें 78 लीटर क्या है? नाइट्रोजन। यही अगर बाई मास रहता, वजन के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से, तो कहते कि 100 kg अगर एयर लेंगे तो उसमें 78 kg क्या रहेगा? तो नाइट्रोजन रहेगा, ऐसा बोलते हैं। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है। हाँ ध्यान दीजिए, निष्क्रिय गैस तो इतना सारा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इतने सारे गैसेस हैं। इतने सारे गैसेस हैं क्या? निष्क्रिय। इतने सारे गैसेस हैं निष्क्रिय। तो इन सारे निष्क्रिय गैसेस में जो वातावरण में है वो सिर्फ और सिर्फ आर्गन होता है। हालांकि होगा हीलियम भी, थोड़ा बहुत नियॉन भी, बट सबसे ज़्यादा 1% वॉल्यूम वो आर्गन का होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, या फिर कहिए पाया जाने वाला ही नोबल गैस तो कौन सा होगा? आर्गन। ठीक है, क्या होगा? आर्गन। समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। समुद्री जल वर्षा के जल के तुलना में, कंपैरिजन में ज़्यादा खारा होता है। क्यों? समुद्री जीव लवण उत्पन्न करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई समुद्री जीव के बारे में पढ़े हैं कि वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। समुद्र के चारों ओर की वायु खारी होती है। वायु खारी अगर होगी तो पानी कैसे खारा होगा? नहीं। नदियां भूमि से लवण लाती हैं तथा समुद्र में मिला देती है। बिल्कुल सही। क्या है? साल्ट जो है, नदी, बारिश का पानी, सारा साल्ट को धो के लेके कहाँ चली जाती है? समुद्र में। तो समुद्र का पानी खारा हो जाता है, उसमें सॉल्ट आ जाता है। ठीक है। समुद्र के तल में लवण उत्पन्न करने वाली खदान होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नदियाँ जो है वो क्या करती है? तो जमीन पर से जितने भी सॉल्ट हैं उसको धोकर लेकर चली जाती है। तो यही साइकिल चलते रहता है। सिरके में होता है, सिरका मतलब विनेगर। विनेगर में क्या होता है? तो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिए, एसिटिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। देखते हैं नेक्स्ट। क्लोरोफिल जीव संश्लेषण के लिए पौधों को निम्न तत्वों की जरूरत होती है। देखिए क्लोरोफिल में क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एक कंपोनेंट है। तो क्लोरोफिल जीव संश्लेषण के लिए पौधों को निम्न तत्वों की ज़रूरत होती है। तो क्लोरोफिल के लिए क्या, किसका ज़रूरत होगा? तो आयरन और मैग्नीशियम का। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? जल में जब घोलेंगे तो कौन जो है विद्युत का चालन नहीं करेगा? देखिए विद्युत का चालन वही करता है जिस पे आवेश होगा। आवेश मतलब चार्ज। चार्ज जब तक होगा तब तक करंट मूव होगा। आवेश नहीं होगा चार्ज तो करंट नहीं होगा। तो अगर लवण देखें तो लवण को अगर जल में घोलिएगा तो सबसे अच्छा करंट कैरी करने वाला होगा, सबसे ज़्यादा विद्युत का चालन करेगा। कैसे? जैसे NaCl को आप पानी में डाल दिए तो ये क्या होगा? Na+ और क्या होगा? Cl-। तो यहाँ पे आयन प्रोड्यूस कर रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, ये आयन का निर्माण कर रहा है लवण। हर लवण अच्छे से करंट को चालन करेगा, विद्युत का चालन करेगा। हर लवण, ठोस अवस्था में नहीं, जब उसे पानी में घोलेंगे तब। तो यहाँ पे NaCl जो है लवण है। NaCl क्या है? लवण। और ये टूट जाएगा धन आयन और ऋण आयन में और फाइनली कंडक्ट करेगा करंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए HCl टूटेगा पानी में तो क्या देगा? H+ और OH-। आपने पढ़ा है ना, अम्ल वो होता है जो पानी में घोलने पर, जल में घोलने पर क्या देता है? H+, सॉरी यहाँ Cl- होगा ना, जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, यानी H+ और Cl-।
तो HCl टूटेगा तो ये भी आयन प्रोड्यूस कर रहा है, आयन का निर्माण कर रहा है, तो ये भी करंट को कैरी करेगा, ये भी करेगा। आश्वित जल या नींबू का रस, तो ध्यान दीजिए आश्वित जल जो है मतलब एक तरह का डिस्टिल्ड वाटर है, तो ये तो खुद H2O है। तो H2O ज़्यादा आयन नहीं होता है, H2O में बहुत कम होता है। अगर आप 1 लीटर H2O लीजिएगा ना, 1 लीटर पानी लीजिएगा तो इसमें मात्र 10⁻⁻7 मोल 10⁻⁻7 मोल होता है क्या, H+ और OH-। तो ये बहुत ज़्यादा आयन नहीं है, न के बराबर आयन होता है ये सब, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब ये विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। जल, ये भी जल ही है, प्योर वाटर है, अश्वित जल, डिस्टिल्ड वाटर। तो सिर्फ जल जो है ना वो विद्युत का चालन अच्छे से नहीं करता है। यही नींबू का रस देखिए, तो नींबू का रस क्या होता है, तो इसमें एसिड होगा, तो एसिड होगा तो इसमें H+ आयन होगा, तो ये ज़्यादा करेगा। यानी वाटर जो है अगर उसको वाटर में घोल दें तो वो नहीं करेगा विद्युत का चालन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैबर्स प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। हैबर्स प्रोसेस जो है ना उससे हम लोग अमोनिया बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, N2 + 3H2 क्या देता है, 2NH3। अमोनिया बनाने का मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मतलब HF। तो देखिए इन चारों एसिड में कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। अब आप कहेंगे यही क्यों, ये सब क्यों नहीं। देखिए होता ये है कि HF जो है ना वो ग्लास का मेन कंस्टेंट क्या होता है ये समझिए पहले। ग्लास किस चीज़ से बना है, तो सिलिकॉन उसमें है, तो फ्लोरीन जो है ना वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। फ्लोरीन क्या करता है, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, इसलिए फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव हैलोजन है। फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव हैलोजन है, बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत अभिक्रियाशील है। तो ये सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए कहते हैं कि ये इसमें घुलनशील है। तो आप सीधे ध्यान रखिए, इसका प्रोडक्ट जानने का ज़रूरत नहीं है कि सिलिकॉन के साथ फ्लोरीन जुड़कर क्या प्रोडक्ट बनाएगा, क्या उत्पाद बनाएगा, इसका ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। स्टूडेंट्स ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि जितने भी स्टार्स वगैरह हैं सब में क्या है, हाइड्रोजन गैस। यूनिवर्स में पाया जाने वाला, अगर अर्थ की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट क्या है, तो ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर में क्या है, सिलिकॉन। अगर मेटल की बात करें तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मेटल कौन है, तो एल्युमिनियम। और अगर 2 नंबर पे बात करें तो आयरन। आयरन मतलब Fe, एल्युमिनियम मतलब Al। तो ध्यान दीजिए कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, दूसरा में सिलिकॉन। अगर धातु की बात करें मेटल में तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, दूसरा में आयरन लोहा। और अगर यूनिवर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है, कौन सा फैलेगा, जल, कांच, अल्कोहल या वायु, तो वायु फैलेगा। एयर सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करता है हीट करने पर, सबसे ज़्यादा फैलता है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा गति में होते हैं, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका गति बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो देखिए क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट और स्वर्ण। स्वर्ण के बारे में जैसे ही देखते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि ये विषैली नहीं है, उतना टॉक्सिक नहीं है, उतना विषैली नहीं है। स्वर्ण भस्म वगैरह हम लोग दवा में भी यूज़ करते हैं, ये टॉक्सिक नहीं है तभी तो यूज़ करते हैं। लेकिन कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट ये सब का जो प्रकृति देखा जाता है तो ये विषैला होता है, ठीक है। कैंसर होने का डर होता है इसके इंटेक से। अगर आप इसको खाते हैं, किसी तरह से लेते हैं
तो कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। कोलाइड एक, कोलाइड क्या है? समांगी मिश्रण है, बीसमांगी मिश्रण है, यौगिक है, शुद्ध पदार्थ है। तो ये एक बीसमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बीसमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस का मतलब इसके जो पदार्थ का जो कण होगा, कण का साइज होगा, इसका साइज कितना होगा? तो 10⁻⁻7 से सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक। ये टिंडल प्रभाव को शो करेगा। क्या करेगा? टिंडल प्रभाव को शो करेगा। कोलाइड का भी टाइप होता है। किस टाइप का कोलाइड है? कोलाइड डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे बहुत तरह के होते हैं, जैसे आइसक्रीम, बटर या कुहासा, धुआं, ये सब, दूध, ये सब क्या है? तो कोलाइड है। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर किसे कहते हैं? अरे शुद्ध H2O को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे इसमें क्या है कि हम लोग जो पानी पीते हैं वो होता है मिनरल वाटर। हम लोग पानी पीते हैं वो क्या होता है? मिनरल वाटर। उसमें कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह मिनरल्स होते हैं और तब होता है क्या? H2O। और अगर डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो उसमें सिर्फ H2O होता है। डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है? सिर्फ H2O होता है। इसको बोलते हैं आश्वित जल। क्या बोलते हैं? आश्वित जल। इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों हम बताते चलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं कहीं डिस्टिल्ड यूज कर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको नॉलेज रहेगा तब ना कि डिस्टिल्ड वाटर क्या है। तो डिस्टिल्ड वाटर एक विलयन है, एक विद्युत अपघटय है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है। तो आप क्या बोलेंगे? तो आप क्या बोलेंगे कि विद्युत का कुचालक है। इसमें सिर्फ H2O होता है, कोई सॉल्ट मिनरल आयंस नहीं होते हैं, आवेश नहीं होता है। इसकी वजह से ये विद्युत को कंडक्ट नहीं करेगा। पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का। इनमें से कौन सी क्षार की विशेषता नहीं है? लिटमस लाल हो जाता है? नहीं। क्षार क्या होता है? बेस जो होता है वो ब्लू को रेड नहीं करता है, रेड ब्लू हो जाता है। मतलब लाल जो है ना वो नीला हो जाएगा। एसिड के साथ मिलकर लवण बनाता है, कड़वा स्वाद होता है, पानी डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन का उत्पादन होता है। क्या कर रहा है? क्षार की विशेषता नहीं है। कौन नहीं है? तो लिटमस लाल हो जाता है, ये नहीं है। बाकी एसिड के साथ मिलकर बनाता है, जैसे HCl + NaOH क्या बनाता है? साल्ट बनाता है, NaCl। दूसरा कह रहा है कड़वा स्वाद होता है, बिल्कुल सही। पानी डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन का उत्पादन होता है, पानी डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। NaOH में पानी मिलाएंगे, NaOH + H2O, तो क्या देगा? क्या देगा बताइए? तो देगा OH- आयन। क्या देगा? OH- आयन। Na+ और OH-। तो ये OH- प्रोड्यूस करेगा, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि पानी डालने पे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। ये OH- ही क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, पहला गलत है। देखते हैं नेक्स्ट। कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम और आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट या क्लोराइड। ध्यान दीजिए, दोनों चीज आपको बता दे रहे हैं। अगर मैग्नीशियम का सल्फेट है मतलब MgSO4 या CaSO4 है, मैग्नीशियम या कैल्शियम का क्लोराइड है तो MgCl2 या CaCl2 है, तो इन सब के कारण एक क्या होता है? कठोरता आ जाती है जल में, जिससे कठोर जल कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। कॉस्टिक पोटास का, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। कॉस्टिक पोटास किसे कहते हैं? KOH को कहा जाता है कॉस्टिक पोटास। कॉस्टिक सोडा किसे बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा, तो ये बोला जाता है NaOH को। कॉस्टिक पोटास किसे बोलते हैं? तो कॉस्टिक पोटास बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, KOH को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लगता है कि किसके बारे में बोल रहा है कॉस्टिक पोटास? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम है।
निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? डाल्टन, रदरफोर्ड, क्यूरी और बोर। तो बोर्स मॉडल तो दिए हैं, बोहर लिखा है मतलब बोर्स मॉडल। डाल्टन साहब भी एटॉमिक थ्योरी अपना दिए थे, बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड क्या किए थे? अल्फा कण का प्रयोग, ये भी सही है। यानी क्यूरी मैडम का जो है ना, इनका रेडियो सक्रियता की तरफ इनका योगदान है, रेडियो सक्रियता इनके क्षेत्र में क्यूरी का और इनके हस्बैंड का दोनों का योगदान है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। कौन कौन? 3 हाइड्रोजन होता है। 1H1 जिसको बोलते हैं क्या? प्रोटियम। 1H2 जिसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। इसको क्या बोला जाता है? प्रोटियम ड्यूटेरियम। ऐसे लिखिए, प्रोटियम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है ट्रिटियम। इसको 1H3 बोलिए या फिर टी बोलिए, इसका नाम क्या है? ट्रीटियम। तीनों क्या है? समस्थानिक है हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन ही एक पहला ऐसा तत्व है जिसके अलग अलग समस्थानिक के लिए अलग अलग नाम दिया गया है। बाकी कोई समस्थानिक का अलग नाम नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z1। तो प्रोटॉन कितना होगा? ZpE। मतलब परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब 1 होता है। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब 1 होता है। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब 1 होता है। यहाँ न्यूट्रॉन कितना होगा? 1 - 1 0। यहाँ न्यूट्रॉन कितना होगा? 2 - 1 1। यहाँ न्यूट्रॉन कितना होगा? 3 - 1 2। ये रेडियोएक्टिव होता है। ये ट्राइटियम जो होता है ये क्या होता है? रेडियो सक्रिय। तो रेडियो सक्रिय होता है तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि बताइए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, उस तीनों समस्थानिक में कौन हाइड्रोजन रेडियो सक्रिय होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। पिच ब्लेंड, इसका एक अयस्क है। पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का एक अयस्क है। इसमें क्या होता है? यूरेनियम होता है। यूरेनियम का ऑक्साइड होता है। यूरेनियम का ऑक्साइड होता है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित है। एल्युमिनियम, टीन, लेड और तांबा। तो पहले ये समझिए कि एल्युमिनियम ब्रॉन्ज क्या होता है। ये एल्युमिनियम ब्रॉन्ज क्या है? तो देखिए, नॉर्मल एक ब्रॉन्ज आप पहले से जानते हैं। ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है? ब्रॉन्ज मतलब होता है कांसा। ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है? कांसा। तो कांसा में क्या क्या होता है? कॉपर और टीन, यही होता है। तांबा और टीन, यही होता है। लेकिन एक होता है एल्युमिनियम वाला कांसा। अब एल्युमिनियम वाला कांसा कहाँ से आ गया भाई? तो एल्युमिनियम का जो कांसा होता है इसमें होता है एल्युमिनियम प्लस क्या? तांबा। तो इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट कौन होता है? मेन कौन है? एल्युमिनियम ज़्यादा रहता है कि तांबा? तो एल्युमिनियम ज़्यादा रहता है। तो दो रहता दोनों है, पर उच्चतम अनुपात में कौन होता है? तो एल्युमिनियम होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। देखिए, बात है 1828 ईस्वी से पहले की। बर्जीलियस नाम का एक आदमी था। बर्जीलियस ये क्या बोलता था ना? ये बोलता था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करना हम लोग के द्वारा संभव नहीं है। हम लोग के पास जितने भी पदार्थ उपलब्ध हैं वो अकार्बनिक हैं। कोई मिनरल है, कोई खनिज है, कोई धातु है, कोई धातु का ऑक्साइड है, धातु का सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब है। तो ये सब हमारे सामने क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। तो इससे हम लोग कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते। ये बर्जीलियस बोलता था 1828 से पहले। लेकिन 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में वोलर एक स्टूडेंट थे। वोलर एक स्टूडेंट थे बर्जीलियस के ही।
इन्होंने सबसे पहली बार अमोनियम साइनेट से क्या बनाया था, यूरिया। अमोनियम साइनेट से क्या बनाया था, तो यूरिया बनाया था। अमोनियम साइनेट से क्या बनाया था, यूरिया। तो अमोनियम साइनेट से बनाया था यूरिया 1828 में, किसने, वोलर ने। इसके बाद से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक का निर्माण होना शुरू हो गया। तो अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन होगा, तो ये अमोनियम साइनेट कैसा था, अकार्बनिक, कैसा था, इनऑर्गेनिक। और ये कैसा है, यूरिया, तो ये बिल्कुल कार्बनिक है, 100% कार्बनिक है। तो पहला कार्बनिक कौन था, तो यूरिया था। कौन बनाया था, वोलर ने बनाया था। कब बनाया था, 1828 ईस्वी में। किस चीज़ से बनाया था, तो अमोनियम साइनेट्स को गर्म कर दिया था। तो ये 3-4 प्रश्न यहाँ से बनता है आपका, तो इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन का सह उत्पाद है, साबुन का सह उत्पाद है, क्या है, तो अल्कोहल होगा, ये ग्लिसरॉल होगा। क्योंकि साबुन जब बनता है, समझिएगा, ध्यान दीजिए, साबुनीकरण तो किस चीज से बनता है, ईस्टर का मॉलिक्यूल टूटता है अम्ल और ग्लिसरॉल में। किस में टूटता है, अम्ल और ग्लिसरॉल में। और ये अम्ल जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, साबुन। ठीक है, तो साबुन जब बनता है अम्ल के साथ तो बचता क्या है, ग्लिसरॉल। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ग्लिसरॉल। सिरके का पीएच मान, सिरका जो है स्टूडेंट्स, सिरका जो है वो क्या है, तो एक एसिडिक नेचर का है। और ये एसिडिक नेचर में कौन सा एसिड है, तो जैसा कि आप जानते हैं अम्लीय होता है ना, तो इसमें कौन सा अम्ल है, तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। सिरका जो है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो इसका पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा। 8 तो होगा नहीं, ये कब होगा, जब अम्लीय नहीं, जब क्षारीय रहेगा ना तब ये होगा 8। ये कब रहेगा, जब उदासीन रहेगा, ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय, तो यहाँ पे क्या होगा, 3। यहाँ पे क्या होगा, 3। सिरके का एसिडिक जो पीएच वैल्यू होता है वो 3 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल समूहों की संख्या कितनी होती है, तो अल्कोहल की संख्या कितनी होती है, 3। कैसे, देखिए, CH2 CH CH2, यहाँ भी होता है OH, यहाँ भी होता है OH और यहाँ भी होता है OH। तो यहाँ पे OH जो है ये क्या है, तो ये अल्कोहल का क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये अल्कोहल का क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल कै गो है, कितना है, OH OH OH। कितना अल्कोहल है, तो 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये क्वांटम नंबर नहीं है, ये क्वांटम थ्योरी है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। क्वांटम सिद्धांत मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसका जो लॉ दिए थे वो कौन दिए थे, तो प्लैंक साहब दिए थे। इन्होंने क्या कहा था कि एनर्जी इमिट होता है अगर किसी गर्म पदार्थ से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। क्या बोलता है, क्वांटा। तो इसी को बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जाता है, तो वॉशिंग सोडा को डालकर आप उसे दूर कर सकते हैं। हवा यौगिक है, इलेक्ट्रोलाइट है, तत्व है, मिश्रण है। तो हवा जो है ना वो क्या है, एक तरह का मिश्रण है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। हवा एक मिश्रण है जिसमें बहुत सारे गैस होते हैं, है ना। चांदी की वस्तु को कुछ दिनों तक खुले में रखने पर ऐसा क्या निर्मित होता है जो इसे काला बनाता है, तो वो सिल्वर का सल्फाइड होता है, Ag2S। सल्फर के साथ ये कंबाइन करके और क्या करता है, तो Ag2S का निर्माण करता है, और ये ब्लैक कलर का होता है। इसी का कलर कैसा होता है, तो ब्लैक कलर होता है। ठीक है। कार्बन हीरे और ग्रेफाइट के समूह को कहा जाता है, तो एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, कार्बन हीरे और ग्रेफाइट के समूह को क्या कहते हैं, एलोट्रॉप। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। कार्बन के कई एलोट्रॉप हैं जिसमें कुछ क्रिस्टलीय हैं और कुछ अक्रिस्टलीय हैं। अगर क्रिस्टलीय की बात करें, क्रिस्टलीय अपरूप की, तो क्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, तो क्रिस्टलीय में हो जाएगा हीरा,
ग्रेफाइट, ग्राफीन, फ्लोरीन, ये सब हो जाएगा। अक्रिस्टलीय की बात करें तो क्यू कार्बन, कोयला, काजल, इस तरह का हो जाएगा। तो ये सब जो है वो अक्रिस्टलीय है, एमोर्फस होता है, और ये सब जो है वो क्रिस्टलाइन होता है। जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? तो जिंक का। आप जानते ही हैं कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? जिंक का कोटिंग कर देते हैं। जिंक मतलब जस्ते का, जिसके वजह से लोहा जो है वो सेफ रहता है। कैसे किया जाता है? तो जिंक को पिघला दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में, और उसमें लोहे को डालकर हम निकाल लेते हैं। उसके सरफेस पे जिंक क्या होगा? चिपक जाएगा। इनमें से कौन अधातु कमरे के तापमान पर तरल रहता है? देखिए, दो ध्यान रखिएगा, धातु में पारा और अधातु में क्या? तो ब्रोमीन। ये दोनों ही क्या होता है? कमरे के तापमान पर तरल में रहता है। तो क्या होगा यहाँ पे? ब्रोमीन। रेड ब्राउन कलर का होता है ब्रोमीन, एक लिक्विड, एक तरल होता है। पाव रोटी या इडली के लिए गूथे आटे के फूलने का कारण क्या है? तो फूलने का कारण क्या है? तो इडली हो, पाव रोटी हो या जलेबी हो, ये सब के आटे को क्या किया जाता है? या तो आप उसे गूंथ कर बहुत दिनों के लिए छोड़ दीजिए, तो उसमें ईस्ट डेवलप हो जाएगा, वो ईस्ट क्या करेगा? उसको फुला देगा। या फिर उसको एक्स्ट्रा ईस्ट डालकर आप उसको क्या कीजिए? फुलाइए। तो ईस्ट के कारण होता है। उष्मा घिसाई, गूंथना या ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण। तो ईस्ट के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वाशिंग सोडा के लिए आम नाम है सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट लिखेंगे NaCO3, तो ये क्या होगा? ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने वाला सोडा है। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। और Na2CO3 की बात करें तो यह है धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा कभी खाना नहीं है, और खाने वाले सोडा से कभी धोना नहीं है। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस में होता है। प्रोड्यूसर गैस किसे बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 के मिश्रण को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। इसको क्या बोलते हैं? वाटर गैस। इसको क्या बोलते हैं? CO+H2 क्या बोलते हैं? वाटर गैस। सूर्य की ऊष्मा का स्रोत है। सूर्य में क्या होता है? हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं। तो हल्का नाभिक मिलकर बड़ा बनाता है, यानी एक तरह का जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ये। ठीक है, ये दोनों मिलकर, हाइड्रोजन ये और ये मिलकर, ये दोनों मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है। मतलब ये छोटा नाभिक है, छोटा छोटा नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाता है। इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? और ये क्या है? हाइड्रोजन का छोटा छोटा नाभिक है, मिलकर हीलियम का बनाता है बड़ा नाभिक। तो हम इसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। और इसी में बहुत ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है हल्के नाभिकों का संलयन। बिल्कुल सही ऑप्शन है। हल्के नाभिकों का विखंडन नहीं, ना भारी नाभिकों का विखंडन नहीं। भारी नाभिक कब होता है? जब रेडियो एक्टिविटी होता है, इसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, टूटता है। बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूटता है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, देख लीजिए कितना है KMnO4। O का ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो O4 है तो -8। K का कितना होता है? +1। नेट कितना है? कुछ नहीं है, यानी 0 है। तो Mn पे कितना देना होगा? +7। तो Mn का कितना होगा? +7। कहाँ है? ऑप्शन सी, +7। ये कैसे निकालते हैं? तो नेट आपको जोड़कर कुल कितना लाना है? 0। जैसे H2SO4 है। ठीक है, तो H2SO4 में सल्फर का कितना होगा ये बताइए? तो 4 ऑक्सीजन है तो इसका 8 होगा, 2 हाइड्रोजन है तो +2 होगा। नेट लाना है कितना? जोड़कर 0, तो यहाँ +6 देना होगा, तभी तो 0 आएगा। तो सल्फर का कितना होगा? +6। इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आई होप आप बहुत कुछ सीखें। अगले क्लास में फिर मिलेंगे और भी साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।